अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि द्रगोस ने जहर वाला शरबत अर्तुल साहब के कमरे में रख दिया था और फिर बेबौलत वहां आ गया था। इस किस्त के आगाज़ में बेबौलत कहता है, चूँकि आप और इलबिलगे दोनों रजामंद हैं, इसलिए मेरे लिए एक शर्फ की बात है कि मैं आप जैसे अजीम कबीले के सरदार का रिश्तेदार बनूँ। मैं ये रिश्ता कबूल करता हूँ। अर्तुल साहब कहते हैं, शुक्रिया बेबौलत साहब, मैं चाहता हूँ कि ये जल्द हो जाए और दोनों कबीलों के शायान शान एक रस्म हो। चूँकि अब हम रिश्तेदार हो गए हैं, इसलिए आपसे हमारे ताल्लुकात इस रिश्ते पर मुनसर करेंगे। बेबौलत कहता है, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ अर्तुल साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। फिर बेबौलत कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इजाज़त दें कि मैं कुछ शरबत पी लूँ। अर्तुल साहब कहते हैं, क्यों नहीं। बेबौलत उठकर प्याले में शरबत डालता है और फिर दोबारा अर्तुल साहब के पास बैठ जाता है। अर्तुल साहब कहते हैं, मुझे बताए बगैर आप मंगोलों के साथ मत मिलना बेबौलत साहब, आपकी जिम्मेदारी टैक्स इकट्ठा करना है और यह जिम्मेदारी आप मेरी निगरानी में निभा रहे हो। बेबौलत कहता है, मैं किसी और से क्यों मिलूंगा अर्तुल साहब। अर्तुल साहब कहते हैं, हो सकता है मंगोल बाउद्दीन से छुटकारा हासिल कर लें, फिर वो आपसे रब्ता करेंगे। मैं पहले ही उनके एक आदमी की तलाश में हूँ, अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो ये मंगोलों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। बेबौलत पूछता है, कौन है वो आदमी। अर्तुल साहब कहते हैं, अलबास्ती, वो एक गद्दार है जो मंगोलों की तलवार इस्तेमाल करके तुर्क कबीलों का कत्लेआम कर रहा है। इतने में बेबौलत सारा शरबत पी चुका था और फिर कहता है, मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना, लेकिन मैं इस मामले में जो भी मदद कर सका वो करूंगा अर्तुल साहब, अब मुझे इजाज़त दीजिए। इसके बाद वो खड़ा हो जाता है और सलाम करके बाहर निकल जाता है। इतने में तुर्गत आकर कहता है, बामसी और हमारे आदमी मेहमान खाने के करीब हमारा इंतजार कर रहे हैं सरदार, ताकि वो हमला शुरू कर सकें। अर्तुल साहब कहते हैं, अब उन गलीजों से हिसाब लेने का वक्त आ गया है तुर्गत, चलो चलें। ये कहकर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। इसी दौरान द्रगोस किचन में गोश्त काट रहा था और बहुत गुस्से में कह रहा था, मैं तुम्हें मारने ही वाला था अर्तुल, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारता, लेकिन वह लानती आदमी आ गया। इतने में बेबौलत वहां पहुंचता है और पूछता है, तुमने कभी किसी आदमी को काटा है। द्रगोस कहता है, मैं गरीब घंटी वाला हूँ हुजूर, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ। बेबौलत उसकी गर्दन पर खंजर रख देता है और कहता है, मैंने बहुत से आदमियों को काटा है घंटी वाले, पता है उन आदमियों में सबसे ज्यादा कौन थे। उनमें वो आदमी थे जिन्होंने मेरा हुक्म नहीं माना और अपना वादा पूरा नहीं किया। मैंने तुम्हें मालूमात इकट्ठी करने को कहा था, लेकिन तुम अपना वादा पूरा करने में नाकाम हो गए हो। मालूमात कहाँ है। द्रगोस कहता है, मैं अपना वादा नहीं भूला हुजूर, लेकिन मेरे पास कोई मालूमात ही नहीं थी देने के लिए। बेबौलत कहता है, तुम पता लगाओ कि अर्तुल ने किले वालों के साथ क्या मायदा किया था और अर्तुल की हर छुपी हुई मालूमात हासिल करो और फिर मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर बेबौलत उसे छोड़ देता है और एक सेब खाने लगता है। द्रगोस कहता है, मुझे पुरजोश करने के लिए आप क्या इनाम देंगे हुजूर। बेबौलत आधा सेब उसके हाथ में देकर कहता है, यह तुम्हारा इनाम है, अब मालूमात हासिल करो। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। द्रगोस आहिस्ता से कहता है, तुम्हारा भी वक्त आएगा बेबौलत, तुम्हारा वक्त आएगा। इसी दौरान अर्तुल साहब और उनके सिपाही मेहमान खाने की तरफ रवाना हो गए थे। दूसरी तरफ उमर कबीले में सिरमा अकेली बैठी हुई थी और उसके जहन में वो ख्याल आ रहे थे जब अर्तुल साहब इलबिलगे को शादी की पेशकश कर रहे थे। इतने में बेबौलत वहां पहुंचता है। सिरमा उसे पानी देते हुए कहती है, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी भाई। बेबौलत पूछता है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो सिरमा। सिरमा कहती है, मैंने सुना है कि मेरी बहन इलबिलगे अर्तुल साहब से मिलने गई है, कौन जानता है कि वो क्या बातें करेंगे। बेबौलत कहता है, तुम परेशान मत हो सिरमा, हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जो तलवार से भी तेज और बाल से भी बारीक होगा। पहले तुम मुझे बताओ कि क्या अभी भी तुम मेरे साथ हो। सिरमा कहती है, हत्ता कि आसमान भी गिर जाए फिर भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी भाई, आप मुझे बताएं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। बेबौलत कहता है, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी शादी अर्तुल से कराना चाहता था ताकि तुम काई कबीले में घुस सको, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो गई है। अर्तुल ने इलबिलगे का हाथ मांग लिया है, हमारी कामयाबी के लिए तुम्हें इस शादी को कबूल करना होगा। सिरमा कहती है, आप ये कैसे कह सकते हैं भाई, आप जानते हैं मैंने इलबिलगे को कितना बुरा भला कहा था, उसने हमारी रवायात की खिलाफवर्जी की है। बेबौलत खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगती है। फिर वो सिरमा को कहता है, मुझे भी ये रिश्ता बहुत मुश्किल से कबूल करना पड़ा, लेकिन ये मैंने अपने कबीले के मुफाद के लिए किया है, क्या तुम समझ गई हो। सिरमा हाँ में सारे लाती है। फिर बेबौलत कहता है, तुम इलबिलगे को ऐसे जाहिर करो जैसे हर चीज़ ठीक है, इस तरह तुम आसानी से काई कबीले में आ जा सकोगी और उन हुक्मों पर अमल करोगी जो मैं तुम्हें दूंगा। फिर बेबौलत कहता है, आप जाकर इलबिलगे को मेरे पास भेजो ताकि मैं उसे इस फैसले के बारे में बता सकूं। सिरमा कहती है, जैसे आपकी ख्वाहिश भाई। फिर सिरमा बाहर निकल जाती है, जबकि बेबौलत बैठ जाता है, लेकिन उसकी तबीयत मजीद खराब होने लगती है क्योंकि उसने जहर वाला शरबत पिया हुआ था। फिर वो पानी डालकर पीने लगता है। इसके बाद मेहमान खाने का मंजर सामने आता है। एक मंगोल सिपाही अंदर आकर कमांडर को एक खत देता है।
कमांडर उसे खोलकर पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था, वो अरतुल था जिसने तुम्हारे सिपाहियों को मारा और सोना चोरी कर लिया। वो उन चंद आदमियों में से एक था जो जानता था कि सोना कहाँ इकट्ठा होना है। उसने हमारे साथ मायदा किया था कि हम आधा आधा सोना बांटेंगे, लेकिन उसने हमें धोखा दिया और सारा सोना खुद ले गया। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो तुम अपनी फौज लेकर सोगत में जाओ, तुम्हें वो चोरी शुदा सोना वहां मिल जाएगा। कमांडर द्रैगोस। खत पढ़ने के बाद मंगोल कमांडर सख्त गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ बेबोलत की तबीयत मजीद बिगड़ती जा रही थी। इतने में एलबिलगे वहां पहुंचती है और कहती है, आपने मुझे बुलाया भाई? बेबोलत कहता है, मैंने अरतुल साहब की पेशकश के बारे में सोचा है एलबिलगे। मैंने और अरतुल साहब ने हर चीज़ अपने कबीले के मफाद के लिए की है। खूनी रिश्ता जुड़ने के बाद दोनों कबीलों के ताल्लुकात मजीद मजबूत हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हारी शादी अरतुल साहब के साथ कर दी जाए। यह सुनकर एलबिलगे बहुत खुश हो जाती है और बेबोलत का हाथ चूमती है। फिर बेबोलत खड़ा हो जाता है, लेकिन उसका सर चकराने लगता है और उसे हर चीज़ धुंधली दिखाई देने लगती है। फिर वो एलबिलगे को शादी की नेक ख्वाहिशात देने लगता है। इतने में उसके नाक से खून निकल आता है। इतने में यनाद अंदर दाखिल होता है। एलबिलगे उसे कहती है, तुम फौरन अरतुल साहब को बुलाओ। दूसरी तरफ अमीर बाउद्दीन एक कमरे में कैद था। इतने में मंगोल कमांडर अंदर दाखिल होता है और उसके पास आकर कहता है, यह खत उस कुत्ते द्रैगोस ने भेजा है। सोना चोरी करने वाला अरतुल निकला है। बाउद्दीन कहता है, मैंने आपको बताया था। कमांडर कहता है, तो फिर तुमने उसे रोका क्यों नहीं? बाउद्दीन कहता है, मैं कैसे जान सकता था कि अरतुल ऐसा करने वाला है? कमांडर कहता है, टैक्स की हिफाजत के जिम्मेदार तुम थे, लेकिन अरतुल यहाँ आया और हमला कर दिया। यह सब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। फिर मंगोल कमांडर कहता है, क्या तुम भी अरतुल के साथ मिल तो नहीं गए? बदले में तुमने क्या लिया है? बाउद्दीन कहता है, मैं नहीं जानता आप क्या बात कर रहे हो कमांडर। आप जानते हो कि मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। कमांडर कहता है, तो फिर वो सोना चोरी करने में कैसे कामयाब हो गए? अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है बाउद्दीन। अब मैं अपनी फ़ौज लेकर सोगत जाऊंगा और हर चीज़ जला दूंगा। इतने में मेहमान खाने का दरवाज़ा खुलता है और मंगोल वर्दियों में कुछ आदमी अंदर दाखिल होते हैं जो दरअसल अरतुल साहब के सिपाही थे। फिर वो हमला कर देते हैं। इसी दौरान अरतुल साहब ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच चुके थे। इतने में आगे से मंगोल सिपाही आ जाते हैं। एक मंगोल पूछता है, कहाँ जा रहे हो तुम? अरतुल साहब कहते हैं, अमीर बाउद्दीन से मिलने। मंगोल पूछता है, कौन हो तुम? इसी दौरान नीचे हाल में मौजूद तमाम मंगोलों को मार दिया गया था। ऊपर मंगोल कमांडर लगातार बाउद्दीन पर तशद्दुद कर रहा था। इतने में उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं तो वह देखने के लिए सिपाही को बाहर भेजता है। बाहर अरतुल साहब के सामने मजीद 3 सिपाही आ जाते हैं। इतने में वो सिपाही वापस आकर कमांडर को बताता है कि अरतुल ने यहाँ हमला कर दिया है। यह सुनकर कमांडर बाउद्दीन को कहता है, तुमने उसके साथ मिलकर हमें धोखा दिया, तुम मरोगे। इस तरह अरतुल साहब अंदर आकर दोनों मंगोलों को मार देते हैं। इतने में बाउद्दीन नीचे गिर जाता है। अरतुल साहब कहते हैं, मरने से पहले मुझे एक चीज़ बता दो बाउद्दीन, अलबास्ती कौन है? बाउद्दीन कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अरतुल साहब दोबारा कहते हैं, मरने से पहले एक नेक काम कर दो, मुझे बताओ कि अलबास्ती कौन है जिसने बहुत से तुर्क कबीलों को तबाह किया है। बाउद्दीन दोबारा नहीं बोल पाता और फिर वो फौत हो जाता है। इतने में अरतुल साहब के साथी भी आ जाते हैं, जबकि अरतुल साहब कुछ परेशान हो जाते हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अरतुल साहब वापस कबीले में पहुंच जाते हैं। आयमा खातून उन्हें बताती हैं कि बेबोलत को जहर दे दिया गया है। यह सुनकर अरतुल साहब चौंक जाते हैं। सलजान कहती है, अरतुल साहब उमर कबीले गए हैं सरदार, हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। अरतुल साहब कहते हैं, मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, लेकिन पहले मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूँ। अमीर बाउद्दीन फौत हो गया है। हमने रियासत के एक और गद्दार से छुटकारा हासिल कर लिया है, लेकिन हमें अब मजीद एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत होगी। आयमा खातून कहती हैं, तुम सही कह रहे हो बेटा, वो रियासत का सबसे अहम वजीर था। फिर आयमा खातून पूछती हैं, तो तुम्हारी शादी का क्या होगा बेटा? अरतुल साहब कहते हैं, बेबोलत ने मेरी पेशकश कबूल कर ली है वालदा,
लेकिन पहले मुझे जाकर बेबोलत की खैरियत मालूम करनी होगी। मुझे पता लगाना होगा कि उसे कब और कहाँ जहर दिया गया है। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर अरतुल साहब को एक खत देता है और कहता है, यह मर्गिन की तरफ से आया है सरदार। अरतुल साहब उसे खोल कर पढ़ने लगते हैं। खत पढ़कर वो कुछ चौंक जाते हैं और फिर कहते हैं, फौरन तुर्गत और बामसी को मेरे पास बुलाओ अब्दुर्रहमान। यह सुनकर अब्दुर्रहमान बाहर निकल जाता है, जबकि अरतुल साहब परेशान होकर एक तरफ खड़े हो जाते हैं। उमर कबीले में हकीम आर्तुक ने बेबोलत का इलाज शुरू कर दिया था। मायना करने के बाद वो साथी तबीबा को कहते हैं, फौरन दवा तैयार करो जिससे हम इनको उल्टी करवाएंगे। बेबोलत बेहोश पड़ा था। इतने में लड़की उल्टी वाली दवा तैयार करके ले आती है, जो बेबोलत को पिला दी जाती है, लेकिन उल्टी की बजाय बेबोलत के मुंह से खून निकलने लगता है। यह देखकर सिरमा हकीम आर्तुक को बताती है कि भाई के मुंह से खून निकल रहा है। इतने में बेबोलत बेहोश होकर गिर जाता है। हकीम आर्तुक उसकी धड़कन चेक करने लगता है और फिर हाथ पीछे कर लेता है। बिल्गे परेशान होकर पूछती है, तो क्या भाई फौत हो गए हैं? हकीम आर्तुक आगे से कोई जवाब नहीं देता।